कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सी टेट दिसंबर 2024 में जो पेपर होने वाला है, तो आज हम उसी का सीडीपी की प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपका 10 जनवरी 2023 में पेपर आया था। क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो इससे हमारे पेपर में के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कम 10 से 15 नंबर क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। सीडीपी का हो या हिंदी का, ईवीएस का, अदर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाना बहुत ज़रूरी है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नम्यता संप्रत्यय क्या सुझाता है। ऑप्शन है ए, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। बी, विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। सी, केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण को नहीं। डी, एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो इसने क्वेश्चन पूछा कि मस्तिष्क नम्यता संप्रत्यय को सुझाता है। तो ऑप्शन आपका राइट होगा, आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील की अवस्था है। विकास कैसा होता है? विकास क्या हमारा एक तरफ से होता है? नहीं, विकास सभी बालकों में एक समान गति से ना होकर भिन्न भिन्न दर से होता है। सबकी विकास एक समान नहीं होती, किसी की विकास स्लो होती है, किसी की विकास फास्ट होती है। तो विकास भिन्न तरीके से होती है, भिन्न दर से होता है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ये ऑप्शन दिया है ना कि केवल आनुवंशिकता को प्रभावित करता, ना कि वातावरण को। बिल्कुल नहीं, विकास आनुवंशिकता को भी प्रभावित करता है और वातावरण को भी प्रभावित करता है। विकास क्या, अब इसने दिया कि एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र में विकास को प्रभावित नहीं करता, ये गलत है। क्या होता है? विकास एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र के विकास को सहज रूप से प्रभावित करता है। अगर एक क्षेत्र को प्रभावित करेगा, दूसरे क्षेत्र को भी विकास को प्रभावित करेगा। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसने दिया है कि एक क्षेत्र विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता, ये गलत है। जब एक क्षेत्र को विकास प्रभावित करेगा तो दूसरे क्षेत्र को भी विकास प्रभावित करता है। आनुवंशिकता विकास को प्रभावित तो करती है, वातावरण को भी प्रभावित करती है। ऑप्शन ये भी गलत निकल गया। विकास बालकों में एक समान होती है, बिल्कुल नहीं। विकास जैसी ऐसे हर बालकों में भिन्न दर से होती है। तो ये आपका तीनों ऑप्शन को बिल्कुल पढ़िए और सोच समझिए, फिर इसके बाद से आंसर करेंगे, तो आपको एक भी आंसर गलत नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत है। ऑप्शन है ए, का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता। बी, एक जटिल तरीके से पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। सी, कभी पारस्परिकता नहीं करते और न ही विकास को प्रभावित करते हैं। डी, विकास से बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, एक जटिल तरीके से पारस्परिकता द्वारा विकास के रूप में करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ से पता है पाठ डैश डैश है, इसमें से पता है। तो क्या होगा आपका? एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ डैश 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 से पाता है। क्या पाता है? ऑप्शन देखते हैं, ए विद्यालय, बी मीडिया, सी माता पिता, डी अखबारों। तो किससे पाता है प्रारंभिक समाजीकरण का? तो बच्चे माता पिता से अपना समाजीकरण का पाठ से पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, देखिए एक समय बच्चे के लिए प्राथमिक समाजीकरण कौन कौन सा है, उसको नोट कर लीजिए आप लोग। प्राथमिक समाजीकरण कौन कौन सा है बच्चे के लिए? माता पिता हो गया, माता पिता, बच्चे सबसे पहले किसे सीखेंगे? माता पिता से। घर हो गया, परिवार से और पड़ोस से, नातेदारी से, मतलब रिश्तेदारी जिसको हम लोग बोलते हैं, या रिश्ते, या मित्र मंडली से। ये बच्चे के लिए क्या होगा आपका? प्राथमिक समाजीकरण होगा। द्वितीयक में क्या होगा आपका? द्वितीयक समाजीकरण में क्या क्या होगा बच्चे के लिए? तो आपका हो जाएगा विद्यालय, सेकेंड सेकेंडरी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या होगा बच्चे के लिए सेकेंड सेकेंडरी में? विद्यालय, मीडिया, मंदिर,
और किताबें, पत्र पत्रिकाएं जिसको हम अखबार बोलते हैं, तो ये सब बच्चे के लिए क्या होंगे, आपके सेकेंडरी में आएंगे। फर्स्ट सेकेंडरी में क्या क्या आएंगे, माता पिता आएंगे, घर परिवार, पास पड़ोस, नातेदारी, रिश्तेदारी, मित्र मंडली, ये सब क्या होगा बच्चे के लिए प्राथमिक समाजीकरण होगा। द्वितीयक में हो जाएगा विद्यालय, मीडिया, मंदिर, किताबें या पत्र पत्रिकाएं। ठीक, विद्यालय क्या आपका सेकेंड है, मीडिया क्या है सेकेंडरी है, अखबार क्या है सेकेंडरी। प्रथम क्या है आपका माता पिता। तो राइट हो जाएगा आंसर, आप ऑप्शन लगाएगा सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। ऑप्शन है ए संवेदी गत्यात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी आपका मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन। क्वेश्चन दिया है कि बच्चे किस चरण में बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। मतलब क्या हो गया आपका, बच्चे का सिंबल जिसको वर्णित वस्तु को वर्णित करना, तो क्या हो गया आपका सिंबल को रिप्रेजेंट किस में करते हैं, किस अवस्था में, तो बच्चे आपका सिंबल का प्रयोग आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करते हैं, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, संवेदीगामक अवस्था होती है 2 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, मूर्त होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था, और आपका औपचारिक होती है 11 से एबव की अवस्था होती है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, संवेदीगामक अवस्था में शिशु क्या संवेदी अनुभवों शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करता है। क्या करता है आपका शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करता है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, तो प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं बच्चे के। मतलब वस्तु का वर्णित करना, प्रतीकात्मक सिंबल्स का प्रयोग करना किस अवस्था में होती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होती है, तो बच्चा इसमें संगत तर्क, ये मुक्ति तर्क संगत करने लगता है, अपनी समस्याओं को सुलझाने लगता है। और औपचारिक में क्या होता है, तो इस अवस्था में बच्चे क्या होता है, जो आपका ये औपचारिक अवस्था जो होती है, इस अवस्था को क्या बोलते हैं हम, ये 11 से 15 वर्ष की अवस्था को हम क्या बोलेंगे, इस अवस्था में बच्चे परिकल्पनात्मक चिंतन का विकसित होता है। ठीक है, जैसे अमूर्त चिंतन इस अवस्था में होती है आपकी, जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती है। बच्चे को जो मस्तिष्क में जो ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं कहलाती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन देखते हैं आपका ए संचालन, बी स्कीमा, सी आपका अनैच्छिक या सहज क्रियाएं, डी संप्रत्यय। तो जो अनैच्छिक जो रचनाएं मस्तिष्क में ज्ञान व्यवस्थित होती है उसे हम क्या कहेंगे आपका, तो उसको हम कहेंगे स्कीमा। क्या कहेंगे, स्कीमा। देखते हैं स्कीमा मतलब क्या हुआ आपका, स्कीमा किसे कहेंगे। स्कीमा का मतलब होता है कि बच्चे में जो मस्तिष्क में जो चीज़ें वस्तु पहले से ही विकसित होती है, दिमाग में आपका पहले से किसी वस्तु या चीज़ों का पहले से आपके दिमाग में विकसित होती है, एवं बच्चा पहले से मस्तिष्क में विकसित विचारों को उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति स्वयं की एक धारणा विकसित होता है। हम किसी चीज़ के लिए हम सोचते हैं और उसके किसी चीज़ को हमने देख लिया और उसके प्रति हमारा जो विचार मन में धारणा बनेगी वो क्या होगी, हमारी स्कीमा होगी। जो हम स्वयं उसकी धारणा बना रहे हैं वो स्कीमा कहलाती है। जीन पियाजे की स्कीमा सिद्धांत के जनक। अब स्कीमा के जनक हम किसे कहेंगे, तो स्कीमा के जनक हम कहते हैं पियाजे को। तो स्कीमा का मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ को हम देखें, कोई वस्तु हमारे दिमाग में है और उस वस्तु की जो धारणाएं हमारे दिमाग में जो स्वयं बनती है उसे हम क्या कहेंगे, स्कीमा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है। ये आपका समीपस्थ का मतलब क्या होता है, क्षेत्र का, जिसको हम JDP बोलते हैं, मतलब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, ये किसने की है। तो अब ऑप्शन है ए लॉरेंस कोहेलबर्ग, बी लेव वागोत्स्की, सी जीन पियाजे, डी हावर्ड गार्डनर। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए बी लेव वागोत्स्की ने JDP का संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से की है। ठीक है, JDP का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जिसको हम JDP बोलते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में क्या क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं। बच्चे का जो सीखने का एक समीपस्थ क्षेत्र होता है
जब बच्चे को एक ऐसा कार्य दिया जाए जो उनके वर्तमान स्तर से थोड़ा अधिक मुश्किल हो, मतलब जो अभी इस समय जो बच्चा कार्य कर रहा है उसे थोड़ा सा अधिक मुश्किल हो, वो क्या हमारा जेडीपी होगा। तब वो बेहतर तरीके से जोड़ते हैं या सीखते हैं। अगर हम जो काम बच्चा दे दिए कोई काम, उसको तुरंत कर दिया, थोड़ा सा उसको जो हल्का सा उसको हार्ड करके देंगे बच्चों को, मतलब मुश्किल करके देंगे, अगर उस तरीके से जुड़ते हैं बच्चे सीखते हैं तो वो क्या होगा, हमारा समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। ठीक है। वागोस्की कहते हैं कि खुद से समस्या समाधान करना द्वारा होने वाली वास्तविक विकास के स्तर या किसी बड़े व्यक्ति के निर्देश में होने वाली विकास के बीच का जो अंतर को संभावित विकास क्षेत्र होता है ना, वो क्या हमारा निर्धारित होता है। मतलब अगर मान लीजिए हम आपको कोई समस्या हम दे दिए, आपने तुरंत उसको सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा उसको और हार्ड बना के दिए, तो आप जो उस काम को करते समय स्वयं का जो विकास, मतलब जो अपना तर्क लगाएंगे, समस्या समाधान करेंगे, तो या वो ज़्यादा अच्छा रहेगा या कोई आपको टेम्पोररी हेल्प किया, उससे निर्धारित होता है। तो जेडीपी समीपस्थ विकास इसी को कहते हैं जो खुद की समस्याओं को सॉल्व करें, वो क्या हो गया, हमारा समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो गया। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वागोस्की स्पष्ट रूप से डैश की महत्ता पर जोर देते हैं। ऑप्शन है ए संस्कृत, बी परिपक्वता, सी नकारात्मक प्रतिपुष्टि, डी पुनर्वर्णन। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए संस्कृति पर महत्व जोर दिया किसने, वागोस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्कता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम को सुझाया था। नैतिक तर्कता, तो ऑप्शन ए बी.एफ. स्किनर, बी हावर्ड गार्डनर, सी लॉरेंस कोहेलबर्ग, डी आपका लेव वागोस्की। तो इसका राइट होगा आंसर आपका जो नैतिक विकास किसका है आपका, तो कोहलबर्ग का है। कोहलबर्ग ने क्या क्या किया है, तो कोहलबर्ग ने 3 स्टेज दिए हैं और 6 आपका क्या दिए हैं, आपके लेवल दिए हैं, अवस्था जिसको हम बोलते हैं। उन्होंने 3 अवस्थाएं दी हैं, कौन कौन सा आपका पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था, रूढ़िगत और उत्तर रूढ़िगत। इन्होंने 3 स्टेज दिए हैं और लेवल कितने दिए हैं, 6 दिए हैं। कोहलबर्ग ने 3 आपका स्टेज दिए हैं उन्होंने और 6 लेवल दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके हर पेपर के सेट में कम से कम अभिकथन और तर्क से 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही ईजी है, बस इसको पढ़ के समझ के आंसर दीजिएगा। अभिकथन है, एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संस्थान प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क क्या है, एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अब हम देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही लेकिन आर गलत है, नहीं ये तो गलत बात है, आर भी सही है। डी है कि ए और आर दोनों गलत हैं, तो ये तो गलत हो गए दोनों। अब इसमें कहा ना कि ए और आर दोनों सही है, बात तो सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए आपका सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि IQ परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है। ऑप्शन है ए आपका पक्षपाती मानदंड, बी है गुणात्मक आकलन का प्रयोग, सी सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, डी बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। इसका राइट होगा आंसर आपका पक्षपाती मानदंड करना क्या हमारा आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वागोस्की के अनुसार भाषा क्या है। ऑप्शन है चिंतन में बाधक है, ऑप्शन बी चिंतन को सुशासित करती है, ऑप्शन सी चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती, डी चिंतन का बहुत कम प्रभाव है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका चिंतन को सुशासित करती है क्या भाषा हमारी। भाषा क्या है लेव वागोस्की के अनुसार, तो भाषा क्या है कि भाषा संगठन विकास में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। क्या होती है भाषा,
तो जो भाषा, वाइगोत्स्की ने ये कहा है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। भाषा संचार एवं संपर्क के माध्यम और समाजीकरण का साधन है। भाषा क्या बताया उन्होंने कहा कि समाजीकरण का एक साधन है। क्या? भाषा संचार। समय व्यतीत होने के साथ साथ यह संज्ञानात्मक विकास अथवा चिंतन का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना गया है। किसको? भाषा को, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? ऑप्शन है ए जेंडर रूढ़िवादिता, बी समावेशी उपागम, सी जेंडर समानता, डी खोजी उपागम। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए जेंडर रूढ़िवादिता को पे आधारित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विदिता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में डैश है, किस प्रकार का है? ऑप्शन ए समस्या है, बी संसाधन है, सी रुकावट, डी बाधा। तो इसके राइट होंगे आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ये आपका अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में एक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? ऑप्शन ए सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन, बी है सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, सी है विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन, डी है आपका मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से अभिकथन और तर्क। हर सेट में आपको कम से कम 4 से 5 नंबर का ये तर्क और अभिकथन आएगा। तो अभिकथन है किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बात तो सही है। तर्क है कि सवाल पूछना समरचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करते हैं, ये तो गलत बात है। अब देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। प्रोत्साहित, बच्चों को सवाल पूछने के लिए क्या करना चाहिए? हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि हतोत्साहित करना चाहिए। तर्क दिया कि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है, ये बात गलत है। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन ए सही लेकिन आर गलत है। डी है आपका ए और आर दोनों गलत है। तो ऑप्शन इसका सी सही है, क्योंकि ए तो प्रोत्साहित करने के लिए सही है, लेकिन बाधा थोड़ी पड़ता है सवाल पूछने से। ये आपका गलत हो गया। तर्क इसमें गलत दिया है, अभी कथन इसमें सही है। इसलिए दोनों को पहले पढ़ के दोनों को मिलाप कीजिएगा कि दोनों में अंतर क्या है, उसके बाद से आप आंसर को टिक लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है? ऑप्शन है ए सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का समारोह, बी है उनके सामाजिक समूह से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकृति, सी विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उसमें पदानुक्रमता स्थापित करना, डी एक साक्षी राष्ट्रीयता अस्मिता मनोगत करना और सम्मतता के भाव को बढ़ावा देना। इसका राइट क्या होगा आंसर आपका? ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उसमें पदानुक्रमता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले डैश डैश डैश। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है इसमें। ऑप्शन ए सभी विद्यार्थियों अपनी शैक्षिक विशेषताओं में से एक जैसे होते हैं, बी विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, सी विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील होते हैं, ऑप्शन डी विद्यार्थी अपने शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी विद्यार्थी अपने शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन है ए कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो, बी इन विद्यार्थियों का पृथक्करण किया जाए, सी बोर्ड से काफ़ी दूर उनकी सीट स्थिर हो कर दी जाए,
डी है केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा ही पाठ को पढ़ाया जाए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए आपका राइट आंसर। ये कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, जिसको ADHD बोलते हैं, इससे जूझते विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन है, वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। बी, वे काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं। ऑप्शन सी, उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है। डी, वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं। राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थी की जरूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है। ऑप्शन है, ए, जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना। बी, बहुत आसान और सरल सवाल पूछना। सी, स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना। डी है, उनमें से सफलता की निम्न उम्मीद रखना। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य को सौंपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए कैसा है। ऑप्शन ए, किसी तरह के बाह्य निर्देश और आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत है। ऑप्शन बी, किसी भी तरह के बाह्य निर्देश और अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं होती। सी है, बाह्य निर्देश की जरूरत होती है लेकिन किसी तरह के अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन डी है, किसी भी स्रोत से बाह्य निर्देश की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका सही आंसर, किसी तरह के बाह्य निर्देश और आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं। ऑप्शन है, ए, केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा। बी, केवल अध्यापन द्वारा कहे शब्दों को दोहराकर। ऑप्शन सी, अपने आस पड़ोस के पारस्परिकता द्वारा। ऑप्शन डी, एक निष्क्रिय नकल द्वारा। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, अपने आसपास के पारस्परिकता द्वारा सीखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल के रूप में डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक होते हैं। ऑप्शन ए, बाल केंद्रित या सर्जन। बी, अध्यापक केंद्रित या सर्जन। सी, बाल केंद्रित केवल पुनरुत्पादन। ऑप्शन डी, अध्यापक केंद्रित और भजन। तो कभी भी आपका शिक्षा शास्त्र अध्यापक केंद्रित नहीं होता, बाल केंद्रित होता है। न दूसरा कि पुनरुत्पादन नहीं होता, न भजन होता है। तो क्या होता है आपका, तो सृजन। तो प्रबल रूप से क्या होता है, बाल केंद्रित होता है और विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान का सृजन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है। ऑप्शन है ए, विद्यार्थियों के जीवन में आधारित कार्य देना। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना। सी, ऐसे कार्य को देना जो विद्यार्थी के लिए बहुत आसान हो। डी, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व दे। तो आपका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए। ए, अर्थपूर्ण या संदर्भित। बी, असंदर्भित और अर्थहीन होना चाहिए। सी, अर्थपूर्ण और असंदर्भित होना चाहिए। डी, संदर्भित और अर्थहीन होना चाहिए। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए, अधिगम कैसा होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए और संदर्भित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण डैश डैश होता है। ऑप्शन ए, उपयुक्त हल ढूंढना। बी, समस्या का प्रस्तुतिकरण करना। सी, समस्या की पहचान करना। डी, अपनाए गए समाधान का मूल्यांकन करना। इसका राइट होगा आंसर आपका समस्या की पहचान करना पहला चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को क्या कहेंगे हम? ऑप्शन ए, पूरी तरह नकार देना चाहिए। ऑप्शन बी, मानकीकृत पाठ्यक्रम से बदल देने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन सी, उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। ऑप्शन डी है, अधिगम के लिए दोषपूर्ण और महत्वहीन मानना चाहिए। तो इसका सही होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा सी, उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क है। अभिकथन है कि विद्यार्थियों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। तर्क है संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ये तो बात गलत है। देखते हैं आपका, क्योंकि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से संबंधित हैं, नहीं, ये गलत बात है। अब विद्यार्थियों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा नहीं करना चाहिए, ये दोनों गलत है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही लेकिन आर गलत है। डी ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि अनदेखा नहीं करना चाहिए और संबंधित नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को डैश के लिए प्रेरित करना होता है। ऑप्शन है ए, प्रतिस्पर्धा। बी, कंठस्थ स्मरण। सी है स्वतंत्र चिंतन। डी है निष्क्रिय ज्ञान पुनरुत्पादन। इसका राइट होगा आंसर स्वतंत्र चिंतन होना चाहिए, न कि कंठस्थ होना चाहिए, न प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, न निष्क्रिय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है। ऑप्शन ए, योग्यता के सतत दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर। बी, कार्य के उद्देश्य को विद्यार्थियों को से साझा न करके। सी, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर। डी, चिंतन और परिवर्तन के मौके प्रदान करके। इसका सही होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, चिंतन और प्रतिवर्धन के मौके प्रदान करके क्या कहते हैं, अधिगम को सुसाधित करना चाहिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।